हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं अपने नेशनलिज्म इन इंडिया का टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पर बेसिकली जो बात हुई है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे बात हुई है। तो आइए देखते हैं अपना। इन February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places, and Satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. यहाँ पर बोला जा रहा है कि फरवरी 1922 में को महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो विड्रॉ कर लेंगे, वापस ले लेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और वो फेल्ट कर रहे थे, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो मूवमेंट है वो काफ़ी वायलेट हो रहा है। तो सत्याग्रहीज को काफ़ी ज़रूरत है कि वो तैयार हों नॉन वायलेंस के लिए, ताकि हिंसा ना हो। बेसिकली गांधी जी यही चाहते थे कि हिंसा ना हो और हम लोग नॉन वायलेंट स्ट्रगल करें, उसमें वायलेंस नहीं हो। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस लीडर्स थे, वो ट्राई कर रहे थे मास स्ट्रगल के लिए, और अगर वो चाहते थे पार्टिसिपेट करें प्रोविंशियल इलेक्शंस, जो कि गवर्नमेंट एक्ट ये ज़रूरी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा 1919 का। तो ही फेल्ट दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स, आर्गू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। और ये हम लोग जब इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ताकि हम लोग ये ब्रिटिशर्स को बता सके कि जो कोई भी आपका लॉ बन रहा है वो इंडियंस के पक्ष में नहीं है, और इंडियंस को दबाने के लिए ही ये सारे आप लोग लॉ बना रहे हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नाम दिया गया है, आपको इसे याद करना होगा। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस to argue for the return of council politics, but younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्वराज पार्टी थी, आप नाम याद कर लीजिए, वो आर्गू कर रहे थे कि काउंसिल पॉलिटिक्स को लेकर के। कौन दोनों? ये सी आर दास और ये मोतीलाल नेहरू, ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू कोई यहाँ पर रेडिकल मास एजिटेशन, कोई और रास्ता ढूंढ रहे थे। इन सच सिचुएशन द इंटरनल डिबेट ऑफ डिस्कशन, तो काफ़ी इंटरनल डिबेट हुए, डिस्कशंस हुए, यही बताया जा रहा है। मेन चीज़ यहाँ से बताया गया है कि ये गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constituted in Statutory Commission under Sir John Simon, set up in the response to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. The problem that the commission did not have a single Indian member. They were all British। तो जो सर जॉन साइमन के अंडर ये सेट्री कमीशन बनाई गई, सर जॉन साइमन इम्पॉर्टेंट नेम है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होगा वो कैसे फंक्शन करेगा इंडिया का, ये बनाया जा रहा था। लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बना रहे थे ब्रिटिशर्स, उसमें कोई भी एक भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो ये लोग इंडियंस को ये काफ़ी ख़राब लगी कि वो लोग इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और उन्होंने एक भी इंडियन को नहीं रखा है, एक भी इंडियन मेंबर को नहीं रखा है। डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे ऑल आर ब्रिटिश, दे वर ऑल ब्रिटिश, वो सारे अंग्रेज ही थे, ब्रिटिशर्स ही थे। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with a slogan, "Go back, Simon"। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया, तो साइमन कमीशन जो है
अराइव्ड हुआ 1928 में, और फिर एक स्लोगन चला कि गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन तुम वापस जाओ। All parties, including the Congress and the Muslim leaders, participated in the demonstration. इस इसमें सारे ही लोग पार्टिसिपेट किए, चाहे वो कांग्रेस लीडर्स हो या फिर मुस्लिम लीग के लोग हों, सभी लोग पार्टिसिपेट किए in an effort to win them over. The Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a wage offer of dominion status for India in an unspecified future. तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो लॉर्ड इरविन ने ये डिमांड किया इंडिया को कि इन अक्टूबर 1929 को, कि वो हमें इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, वो एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये देखिए, डोमिनियन स्टेट ये होता है कि फिर भारत स्वतंत्र नहीं रह जाएगा। अगर हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, वो ब्रिटेन के अंडर काम करेगा। फिर इंडिया स्वतंत्र नहीं रह जाएगा, वो खुद पे कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो ब्रिटेन के अंदर चला करेगा। तो डोमिनियन स्टेट जो ब्रिटिशर्स दे रहे थे वो इंडिया को अच्छा नहीं लगा। इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी, पूर्ण स्वराज चाहिए था। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, और ये कांग्रेस लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं हुआ। The radicals within the Congress, led by the Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, become more assertive. तो ये चीज़ें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को अच्छी नहीं लगी जो ब्रिटिशर्स ने किया। तो वो कोई और रास्ता ढूंढ रहे थे कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। इन दिसंबर 1929, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, लाहौर कांग्रेस फॉर फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। तो जो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, फुल इंडिपेंडेंस की मांग कर दी थी। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। और इन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, फुल इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए, कि भाई हमें कोई भी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. On 31 January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of these were of general interest, others were specific demand of different classes, from industrialists to peasants. तो महात्मा गांधी एक सॉल्ट मार्च निकाल रहे थे, आपको हेडिंग से ही पता चल जा रहा होगा। तो इसमें क्या था कि गांधी जी सॉल्ट में एक पावरफुल सिंबल उनको दिखा जो कि यूनाइट कर सकता था इस मूवमेंट में सारे नेशन को, पूरे इंडिया को एक यूनाइट कर सकता था। तो उन्होंने ऑन 31 जनवरी 1930 को लेटर लिखा, किसको? वॉइसरॉय इरविन को। उन्होंने उनके 11 डिमांड्स थे, और ये डिमांड कुछ जनरल इंटरेस्ट के थे और कुछ स्पेसिफिक डिमांड थे डिफरेंट क्लासेस के लिए, और वो डिमांड इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके तक पीजेंट्स के थे। मतलब वो सारे डिमांड जो है गरीब से लेकर तक अमीर तक के थे। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन द इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई with them and everyone could be brought together in a united campaign. तो जो ये जो डिमांड था, गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को लेटर लिखा था, उसमें 11 डिमांड्स थे। वो हर तबके के लोग, हर समाज के हर तबके के लोग के उसमें सारी चीज़ें थे जिससे हर किसी को फ़ायदा मिले, लाभ मिले, हर किसी को बेनिफिट मिले। द मोस्ट स्ट्रिंग
of all was a demand to abolish the salt tax. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यही था कि वो सॉल्ट टैक्स को कम करने की बात हुई थी। एक्चुअली अंग्रेज़ों ने सॉल्ट पर जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो उसकी वजह से इंडियंस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर एलाइक। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि अमीर और गरीब दोनों के ही द्वारा कंज्यूम की जाती है। Mahatma Gandhi's letter was in a way of an ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11 March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. तो महात्मा गांधी का जो ये लेटर था वो एक किसी अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने डिमांड किया था, 11 डिमांड्स थे उनके ना, यहाँ पर बताया जा रहा है उनके 11 डिमांड्स थे, और अगर वो फुलफ़िल नहीं हुए, उन्हें पूरा नहीं किया गया, तो कांग्रेस 11 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देगी। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च कैंपेन बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो महात्मा गांधी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ ये सॉल्ट मार्च उनका लॉन्च हो गया, क्योंकि वाइसरॉय इरविन ने उनकी बात नहीं मानी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोटिएट। द मार्च वॉज ओवर 240 मील्स फ्रॉम गांधीजीज आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। तो ये जो मार्च था वो 240 मील्स का था, फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती, गांधी जी के आश्रम साबरमती से गुजरात गुजरात के टाउन डांडी तक का ये सफ़र था। ये सफ़र 240 मील्स का था। देखिए इसमें जो जो हाईलाइट हुआ है उसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। द वॉल्टियर्स वॉकड फॉर 24 डेज अबाउट 10 मील्स अ डे। जो वॉल्टियर्स थे वो 24 डेज तक चलते रहे और 10 मील वो एक दिन में कवर किया करते थे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेन एवर ही स्टॉप्ड एंड ही टोल्ड देम दैट he meant by Swaraj and urged them to peaceful defeat the British। तो वो जहाँ कर भी रुकते थे महात्मा गांधी ठहरते थे, तो वो स्वराज का मतलब उनको बताते थे और कहते थे कि जो हमें आज़ादी मिलेंगी वो नॉन वायलेंस से मिलेगी, हम लोग पीसफुली ब्रिटिशर्स को हरा देंगे। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी एंड सेरेमोनियल वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6 अप्रैल को फाइनली जो है महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से डांडी पहुँच गए और उन्होंने सेरिमोनियली बड़े ही आराम से, एक मतलब उत्साह की तरह, उन्होंने लॉ को वायलेट कर दिया और उन्होंने मैन्युफैक्चर्ड किया सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। वहाँ के जो समुद्र के पानी को उन्होंने गुजरात में बॉयल किया और उससे नमक बनाया और दिखाया कि देखो हमने तुम्हारे कानून को तोड़ दिया। ये देखिए, ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, ये महात्मा गांधी हैं। विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1921-22 बट ऑल्सो अ ब्रेक कॉलोनियल लॉज। तो जो जितने भी लोग थे उन्होंने जितने भी कॉलोनियल लॉज थे ब्रिटिश के द्वारा उन्हें तोड़ दिया गया। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट। थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने ये इनके ब्रिटिशर्स के लॉज तोड़ दिए और उन्होंने सॉल्ट बना करके दिखा दिया ब्रिटिशर्स को। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। पीजेंट्स जो थे उन्होंने रिफ्यूज किया रेवेन्यू देने से या फिर चौकीदारी टैक्स देने से, उन्होंने मना कर दिया किसानों ने। वरीड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। दिस लीड टू वायलेंट clash
इन मैनी प्लेसेस। तो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे उन्हें उठाना चालू कर दिया, और इसकी वजह से काफ़ी क्लैशेस हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पुलिसेस के साथ। और व्हेन अबुल कलाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब्दुल गफ़ार खान, जो कि डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी थे, वो महात्मा गांधी के काफ़ी थे, तो वो अरेस्ट कर लिए गए अप्रैल 1930 को। एंग्री क्राउड्स डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग armored cars and police firing. Many were killed a month later when Mahatma Gandhi himself was arrested. तो लोगों को काफ़ी मार का सहने पड़ी, और महात्मा गांधी खुद एक महीने बाद जो है वो अरेस्ट हो गए, और अब्दुल गफ़ार खान वो भी अरेस्ट हो गए। तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हमारे ऊपर जुल्म किया, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into pact with Irvin on 5 March 1931। तो यहाँ पर फिर से महात्मा गांधी ने अपने मूवमेंट को वापस ले लिया, और वो एक पैक्ट कर लिए, एक समझौता किए इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाय द गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी consented conceded to the participate in a round table conference the Congress had boycott the first। यहाँ पर गांधी जी ने, गांधी इरविन पैक्ट इसको कहते हैं, तो गांधी जी ने बात की ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, गांधी जी लंदन गए थे, एंड गवर्नमेंट एग्रीड टू द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो राजी हो गई थी, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जितने भी पॉलिटिकल जो अनशन करने वाले थे, उन लोगों को वापस छोड़ देंगे जेल से। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। मैंने बोला था कि गांधी जी 1931 को लंदन चले गए कॉन्फ्रेंस के लिए, बट द निगोटिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन जो निगोटिएशन था वो ब्रेक कर गया, और वो वापस लौट के आए। गांधी जी काफ़ी डिसअपॉइंट हुए, और वो देखे जब लौट के आए गफ़ार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में हैं। महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस, उन्होंने फिर से अपना मूवमेंट लॉन्च किया, बट बाय 1934 लॉस्ट इट्स मोमेंटम। तो देखिए इसमें यही बात हुई है कि इस वाले, अगर मेनली इसमें बात करेंगे तो गांधी जी ने पहले तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, तो उन्होंने अपना मूवमेंट वापस ले लिया, फिर उन्होंने रीलॉन्च किया अपना मूवमेंट। तो दूसरी बार लॉन्च करने के बाद कोई उनका इतना साथ नहीं दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। मेन ये था कि सॉल्ट मार्च था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पे काफ़ी टैक्स बढ़ा दिया था, तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हाउ पार्टिसिपेट्स सॉ द मूवमेंट, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। In the countryside, rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and Jats of उत्तर प्रदेश, यहीं पर बताया जा रहा है कि जो कंट्री साइड मतलब देहाती एरिया में, विलेजेस में जो पीजेंट कम्युनिटी थी, उसमें पाटीदार्स ऑफ गुजरात और जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वो एक्टिव मेंबर्स थे दिस मूवमेंट में। As their cash incomes disappeared, they found it impossible to pay the government revenue demand। लेकिन जब उनका कैश इनकम डिसअपियर हो गया, वो इम्पॉसिबल सा महसूस कर रहे थे कि कैसे वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू एंड द रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड्स। यही बताया जा रहा है कि रेवेन्यू उनका ले लिया गया, और रेवेन्यू जो उनको देना था पीजेंट्स को वो इम्पॉसिबल सा लग रहा था।
These rich peasants become enthusiastic supporter of civil disobedience movement. ये काफ़ी enthusiastic हो गए, participate and boycott programmers। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में साथ लिया। और स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू के लिए स्ट्रगल था। देखिए इस वाले पैराग्राफ में मेन यही बताया जा रहा है कि ये जो अलग अलग ग्रुप का कैसे कैसे पार्टिसिपेशन थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो पीजेंट्स के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था, वो स्वराज को किस नज़रिए से देखते थे। अगर क्वेश्चन हमें आएगा कि तो स्वराज पीजेंट्स के लिए इज़ अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, उनके लिए स्वराज, पीजेंट्स के लिए स्वराज जो है स्ट्रगल था रेवेन्यू के खिलाफ, हाई रेवेन्यू के खिलाफ। उनके लिए स्वराज ये था पीजेंट्स के लिए। ये देखिए यहाँ पर पीजेंट्स की बात हो रही है। फिर आगे बताया जाएगा कि ये स्वराज बिजनेस क्लास के लिए कैसा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन। फिर बिजनेस क्लास के बाद पहले हम लोग पीजेंट्स का देखेंगे, पीजेंट्स के लिए कैसा था स्वराज का मतलब। स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू के लिए। मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931। फिर से जो है मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने वापस बुला लिया। इन 1932 मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, और काफ़ी लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया। देखिए ये मेन इम्पॉर्टेंट है। द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट, the Congress was on no rent campaigns in the most places, so the relationship between the poor peasants and the Congress remained uncertain। तो जो कांग्रेस का जो रिलेशनशिप था पीजेंट्स के साथ वो काफ़ी अनसर्टेन हुआ, उतना ठीक से नहीं चल पाया। अब हम लोग देखेंगे कि बिजनेस क्लास के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसा था। इससे पिछले वाले में हम लोग ने देखा कि पीजेंट्स के लिए कैसा था, अब बिजनेस क्लास के लिए देखेंगे और उनके लिए स्वराज मिंट कैसा था, स्वराज उनके लिए कैसा था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन मर्चेंट्स जो थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट लिया था, काफ़ी प्रॉफिट कमाया था और वो काफ़ी पावरफुल बन गए थे। नॉन नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिटिक्स पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्ट बिजनेस एक्टिविटीज़। तो फिर जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ थे वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे बिजनेस मैन्स के एक्टिविटीज़ को। दे वांटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। ये देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेन इम्पोर्टेंट यही है कि जो जो यहाँ पर अंडरलाइन और हाईलाइट है आप इसको अपनी बुक में भी नोट या फिर हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखिए टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म्ड द इंडिया इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI in 1927। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1927 में हुई, लीड बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जीडी बिरला। जो कि लीड किया जा रहा था प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। वो कौन कौन प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जीडी बिरला। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement. When it was first launched, they gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods। तो बिजनेस क्लास ने काफ़ी सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का
और उन्होंने रिफ्यूज़ किया फॉरेन गुड्स लेने या फिर बेचने से। तो बिजनेस क्लास का भी काफ़ी अहम रोल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में, और पीसेंट्स का भी काफ़ी अहम रोल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। But after the failure of Round Table Conference, business group were no longer uniformly enthusiastic. लेकिन आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद बिजनेस ग्रुप जो था वो काफ़ी उतना इंथुजियास्टिक नहीं रह गया एंड वरीड अबाउट द प्रोलॉन्ग्ड डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस। और वो लोग काफ़ी एक तरह के वरीड थे अपने बिजनेस को लेकर के। उनका बिजनेस कॉलोनियल गवर्नमेंट के होने की वजह से उतना अच्छा नहीं चल रहा था। उनके जो पॉलिसीज़ थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के, ब्रिटिशर्स के, उनकी वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। सॉरी, बिजनेस क्लास को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, पीजेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो रही थी ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल्स के कारण, जो उनके अजीब अजीब टाइप के रूल बना रहे थे। सॉल्ट मार्च इसलिए निकाला गया कि जो सॉल्ट होता है वो पुअर और रिच दोनों ही के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए गए कि कोई सॉल्ट ही नहीं खा पा रहा था। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट निकाला, सॉल्ट मार्च निकाला, like boycott of foreign goods as a part of their own movement against low wages and poor working conditions. They were strikes by the railway workers in 1930, dock workers in 1932. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin means wore Gandhi camp and participated in protest rallies and boycott campaigns। तो काफ़ी फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया गया और लो वेजेस को लेकर के भी काफ़ी चीज़ें, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स के डिमांड्स थे कि हमारा वेजेस बढ़ाया गया, उनकी जो लिविंग, जो जिस तरीके से वो काम करते थे जिस सराउंडिंग में, उस चीज़ों को अच्छा किया जाए। काफ़ी डिमांड्स थे और रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक्स किया। इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। Another important feature of civil disobedience movement was large scale participations of women। काफ़ी important है कि जो another important, ये बहुत important feature है सिविल disobedience movement का, कि काफ़ी भारी मात्रा में इस मूवमेंट में महिलाओं ने भी पार्टिसिपेशन लिया था। और गांधी जी के सॉल्ट मार्च में thousands of women came out of their homes to listen to him। और गांधी जी के सॉल्ट मार्च में भी काफ़ी वुमेन्स घर से बाहर निकल के आई और उनके मार्च में साथ दिया, उनके सुनने के लिए घर से बाहर निकली महात्मा गांधी को। कौन? लेडीज़। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट and picked foreign clothes and liquor shops. Many went to jail in urban areas. These women were from high caste families. In rural areas, they came from rich peasants households। तो जो मोस्ट ऑफ जो वुमेन्स ने यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ दिया था वो हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और रूरल एरिया में जो था, जो जिन वुमेन्स ने पार्टिसिपेशन किया था वो रिच पीसेंट हाउस होल्ड से आते थे। और अर्बन एरिया में जो महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो हाई कास्ट से आते थे, हाई कास्ट फैमिली से आते थे। गांधी जी was convinced that it was the duty of the woman to look after home and heart, बी ए गुड मदर एंड गुड वाइफ्स। तो गांधी जी कहा करते थे, वो कन्विंस थे कि ये वुमेन्स की ड्यूटी है, ये जिम्मेवारी है कि वो लोग
होम को, घर को संभाले, बच्चों को संभाले और एज अ एक अच्छे मदर के रूप में और एक अच्छे पत्नी के रूप में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was Nations Untouchable, who from around the 1930s had begun to call themselves Dalits or oppressed. सारे ही सोशल ग्रुप जो थे उनका एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का स्वराज का नहीं था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसमें से एक जो ग्रुप था वो अनटचेबल्स का था। जो अनटचेबल्स लोग थे वो 1930s के लगभग अपने आप को दलित या फिर ऑप्रेस्ड करते थे, काफ़ी अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे। और गांधी जी का भी यही मानना था कि बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट Swaraj would not come for the 100 years if untouchability was not eliminated। अगर अनटचेबिलिटी नहीं जाती हमारे देश से तो स्वराज जो आज़ादी हमें मिलनी है वो 100 साल में भी नहीं मिलेगी, अगर अनटचेबिलिटी हमारे देश से नहीं जाएगी। देखिए अनटचेबिलिटी पे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि ये जो छुआछूत है ये इसको मानसिक रोग बताया है। तो गांधी जी ने भी इसको कहा है। खैर यहाँ पर तो गांधी जी के बारे में ही बात हो रही है, मैं एक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता रहा था। और गांधी जी ने भी कहा है कि अगर ये अनटचेबिलिटी नहीं जाती है लोगों से तो स्वराज जो है हमें 100 साल में भी नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने एक जो है सारे वर्ग को लेकर के चलने की बात की, कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन। और वो अनटचेबल्स को हरिजन कहा था महात्मा गांधी ने। और चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, और या फिर भगवान के बच्चे। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भांगी द स्वीपर्स एंड परसुडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट्स। जो गांधी जी थे वो उन्होंने खुद ही टॉयलेट्स को क्लीन किया। क्यों? क्योंकि वो स्वीपर्स बांगी जो थे उनके काम को सराहना देने के लिए उन्होंने खुद जो है टॉयलेट्स को क्लीन किया। और वो चाहते थे कि जो अपर कास्ट के लोग थे वो जो उनके अंदर भावना है अनटचेबिलिटी को उसको बदले और गिव अप करें, उसको हटा दें अनटचेबिलिटी की भावना। ऐसा गांधी जी का कहना था। गिव अप द साइन ऑफ अनटचेबिलिटी। बट मैनी दलित लीडर्स वर on the different political solutions to the problems of the community. They began organizing themselves, demanding reserved seats in educational institutions and separate electorates। और दूसरे जो दलित लीडर्स थे वो दूसरे पॉलिटिकल सॉल्यूशन और कोई चीज़ें ढूंढ रहे थे इस चीज़ों को करने के लिए। और वो डिमांड कर रहे थे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों उसमें रिज़र्व सीट्स मिले दलित्स को, ऑप्रेस्ड को, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनको मिले। ये दलित्स के डिमांड्स थे, इम्पॉर्टेंट है। दलित्स पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स वॉज देयरफॉर लिमिटेड। तो वो अपने आप को काफ़ी ऑप्रेस्ड महसूस करते थे, इसीलिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलितों का ये पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी लिमिटेड था। Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalits into the Depressed Class Association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the Second Round Table Conference by demanding separate electorates for Dalits। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनकी ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन उन्होंने 1930 में बनाया। तो काफ़ी सारे क्लैशेस हुए महात्मा गांधी के साथ। सेकेंड टेबल राउंड उनकी जो थी वो कॉन्फ्रेंस भी
ख़त्म हो गई और वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। When the British government conceded Ambedkar's demands, गांधी जी began a fast into death। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की बात मान ली थी तो गांधी जी ने फास्ट रख लिया था और वो डेथ की कगार पे जाने के लिए तैयार हो गए थे। He believed that separate electorates for Dalits would swallow down the process of their integration into society। तो महात्मा गांधी ऐसा सोचते थे कि अगर इलेक्टोरेट सेपरेट हो गए दलित्स के लिए तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी होगा, ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं होगा। अम्बेडकर अल्टीमेटली accepted Gandhiji's position and the result was the पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो अम्बेडकर ने फाइनली गांधी जी की बात मान ली और जिसका रिजल्ट रहा कि पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932। पूना पैक्ट, इसमें यही था पूना पैक्ट में कि जो डिप्रेस्ड क्लास था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अम्बेडकर के द्वारा जो बना था, उसको उनकी सारी बातें मान ली गई और उन्हें रिजर्व सीट दिया गया प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये डिप्रेस्ड क्लास, ये जो है लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट्स, बाद में ये बोला गया, बट they were to be voted in by the general electorates. After the decline of non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslim left alienated from the Congress from the mid 1920, and Congress came to be more visible, associated with openly Hindu religion nationalist group like Hindu Mahasabha। तो डिक्लाइन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट की वजह से जो लार्ज सेक्शन मुस्लिम का था वो काफ़ी अपने आप को एलिनेटेड महसूस करने लगा था और मिड 1920 के आते आते कांग्रेस काफ़ी विजिबल एसोसिएटेड हो गई ओपनली हिंदू रिलीजन्स के साथ, काफ़ी हिंदू रिलीजन्स के साथ कनेक्ट हो गई, नेशनल ग्रुप लाइक हिंदू महासभा। ये काफ़ी इससे जो मुस्लिम्स थे वो अपने आप को अलग कर लिए, ये अलग समझने लगे, काफ़ी मुस्लिमों को ये अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर ये है मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर separate electorates if Muslims were assert reserved seat in the Central Assembly। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना भी इसकी डिमांड करने लगे कि अगर मुस्लिम लीग को भी अगर सेपरेट सीट्स मिल गए सेंट्रल असेंबली में, रिजर्व सीट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ proportion of population of Muslim dominated provinces बंगाल एंड पंजाब। ये डिमांड्स थे जो मोहम्मद अली जिन्ना के। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha struggle opposed efforts at the campaign। तो यही बताया जा रहा है कंप्रोमाइज़ हुआ और जो कॉन्फ्रेंस था ऑल पार्टीज़ की 1928 में डिसअपियर हुआ और एम आर जयकार हिंदू महासभा के स्ट्रगल और काफ़ी अपोज किया एफर्ट टू द कंप्रोमाइज़ के लिए। तो ज़्यादा इसमें ये वाला कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले तो आपका इसमें क्वेश्चन यही बनेगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन February 1922। तो February 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो ये आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो विड्रॉ कर लेंगे, वापस ले लेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है
कि जो साइमन कमीशंस थे इसमें एक भी जो इंडियन मेंबर्स नहीं थे। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेटरी कमीशन किसके अंडर था, होम सेटरी कमीशन वॉज, तो आंसर होगा सर जॉन साइमन। और इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि साइमन कमीशन कब अराइव्ड हुआ इंडिया में। व्हेन साइमन कमीशन was arrived in India, साइमन कमीशन arrived in India in 1928। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि which slogan it was greeted for the Simon Commission in 1928, go back Simon। ठीक है, तो काफ़ी जो है स्ट्रगल हो रहा था और लॉर्ड इरविन जो थे उन्होंने अनाउंस्ड किया कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो ये कब हुआ था, अक्टूबर 1929 को। और सॉल्ट मार्च, वो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने वॉइसरॉय इरविन को लेटर कब लिखा था, वो 30 जनवरी 1930 को। इम्पॉर्टेंट डेट है। उनके कितने डिमांड्स थे, 11 डिमांड्स थे। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो है कितने वॉलंटियर्स लिए थे, तो 78 वॉलंटियर्स लिए थे। कितने मील्स वो चले, 240 मील्स। गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था, तो उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू किया था और गुजराती कोस्टल टाउन में डांडी में उनका ख़त्म हुआ था। ये कैंपेन 24 डेज चला था। कितने डेज चला था, 24 डेज। एक दिन में कितने मील्स वो कवर करते थे, हाउ मेनी मील्स Mahatma Gandhi was covered in a day, so 10 meals. On which day Mahatma Gandhi reached in Dandi? On 6 April he reached Dandi, Mahatma Gandhi, and he ceremonially violated the law and manufactured salt। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अब्दुल गफ़ार खान को पकड़ लिया गया और महात्मा गांधी भी 1 महीने बाद अरेस्ट हो गए। फिर जब महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो मूवमेंट वापस ले लेंगे, तो 5 मार्च 1931 को एक इरविन पैक्ट विथ इरविन के साथ पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने लंदन में जाकर के ब्रिटिशर्स से बात की, तो जब वो लौट के आए तो उन्होंने देखा कि जवाहरलाल नेहरू और गफ़ार खान वो दोनों जेल में हैं। यहाँ पर ये भी है कि डिफरेंट क्लासेसेस का ये मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन कैसा रहा। तो कंट्री साइड यानी देहाती एरिया में पीजेंट्स ने, जो पटीदास जो थे गुजरात के और जाट्स उत्तर प्रदेश के थे, वो मेनली एक्टिव पार्टिसिपेट किए थे इस मूवमेंट में। काफ़ी ये मूवमेंट काफ़ी ज़ोरों शोरों से चला था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो स्वराज था वो पीजेंट्स के लिए कैसा था। सो पीजेंट्स के लिए जो है स्वराज वो वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू था। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस क्लास के लिए कैसा था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।